नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर हमने आप लोगों के साथ एक श्रृंखला ग्रह एवं उनके कारक तत्व आप लोगों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य ग्रहों के ऊपर जो बचे हुए हैं उनमें से आज बुध के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। पूर्व काल में हमने आप लोगों के साथ सूर्य, चंद्र, मंगल के ऊपर चर्चा आरंभ करके और उसके व्याख्यान आप लोगों के साथ साझा किए कि ये ग्रह किन किन वस्तुओं के, किन किन स्थानों के, किन किन जीवों के कारक बनते हैं। आज हम आप लोगों के साथ बुध एवं उसके कारक तत्व के ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे। इसकी एक सूक्ष्म चर्चा हमने पहले ही आप लोगों के साथ आरंभ करी थी, किंतु आज इसका विस्तृत रूप लेके हम आपके सामने पुनः उपस्थित हैं। आपसे एक आग्रह है, एक अनुग्रह है, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे कि नई जानकारियों के लिए आपको निरंतर सूचना मिलती रहे। एवं शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ संवाद के लिए किसी प्रकार के कमेंट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना संवाद लिख सकते हैं, जिसके कारण से हमें और अधिक ऊर्जा प्राप्त हो कार्य करने के लिए। आरंभ करते हैं आज की चर्चा बुध के ऊपर। बुध के कारक तत्वों में सर्वप्रथम शास्त्र क्या कह रहा है? विद्या, घोड़ा, कोश। यहाँ विद्या का मूल स्वरूप उस विद्या से है जिस विद्या के द्वारा त्वरित लाभ, तुरंत लाभ व्यक्ति को मिलता हो। विस्तृत ज्ञान, अथाह सागर, इंसाइक्लोपीडिया, समग्र ज्ञान बृहस्पति और शुक्र के अधिपत्य में आता है, किंतु त्वरित लाभ लेने के लिए बुध के भीतर कारक तत्वों में आता है। जैसे परीक्षा पास करने का अर्थ ये नहीं हो सकता कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बल्कि ये हो सकता है कि उसने कितनी चतुराई से केवल उन्हीं प्रश्नों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जिनके द्वारा वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अर्थात यही बुध की विद्या है। वे केवल उन लक्ष्यों को साधने वाले ग्रह हैं जिनके ऊपर त्वरित लाभ मिलने की संभावना रहती, किंतु बृहस्पति, शुक्र इस प्रकार के ग्रह हैं, वे भी ज्ञान के कारक हैं जिनके अंदर समग्र ज्ञान लिखा हुआ है। जैसे सूर्य के बारे में हमने कहा था कि वह भी ज्ञान के कारक हैं, लेकिन वो कौन सा ज्ञान? जो आत्मा स्वयं से आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा भी ज्ञान के कारक हैं। कौन सा ज्ञान? जो स्वयं के अंदर जो मनोभाव चल रहे हैं उसके बारे में आपसे साक्षात्कार कराए। इसी प्रकार बुध किस ज्ञान के कारक हैं? बुध मूलतः, इसमें किसी भी प्रकार का भेद, मतभेद, असमंजस ना लेके आए कि बुध भी ज्ञान के कारक है, अन्य ग्रह भी ज्ञान के कारक हैं। अर्थ क्या है? देखिए, जब हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे विषयों के बारे में जानते हैं। गणित भी हो सकता है, सामाजिक ज्ञान भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, भाषा कला भी हो सकती है, इतिहास भी हो सकता है। ज्ञान सभी है, किंतु हर ग्रह का ज्ञान अपने आप में बिल्कुल ही अलग प्रकार से प्रदर्शित होता है। तो यहाँ वह बुध का ज्ञान है जिसके द्वारा तुरंत लाभ लेने की क्षमताएं हों, अर्थात जिससे तुरंत ही लाभ मिल जाए। वो परीक्षा पास करने के लिए भी हो सकता है, व्यापारिक कला कौशल का भी हो सकता है, जमा घटा गुणा भाग करने का भी ज्ञान हो सकता है। साथ ही इसमें का घोड़ा, अर्थात बुध का आधिपत्य घोड़े के ऊपर भी आता है। यदि घोड़ा का संबंध देखा जाए कि क्या अश्व मुझे लाभ देगा, नहीं देगा, अश्व प्रजाति से हानि तो नहीं हो जाएगी, इस प्रकार से देखने के लिए भी बुध के लिए कारक तत्व अध्याय खंड के अंदर शास्त्र में लिखा हुआ है। किंतु यदि इसको और हम ध्यान से देखें तो बृहस्पति के भीतर भी घोड़े का प्रतीक बताया है। जब बृहस्पति के खंड पे आएंगे तो उसमें बताएंगे कि वह घोड़ा और इस घोड़े में क्या अंतर है। यहाँ ये समझ लेना चाहिए, बुध के भीतर जो घोड़ा है वह चाल चलना जानता है। जिस प्रकार से शतरंज के भीतर एक उसके खेलने के जो यंत्र हैं, अर्थात जो उसके प्यादे हैं, राजा है, रानी है, उसी प्रकार से इसमें घोड़ा भी, तो ये चाल चलने के योग्य होता है। अर्थात बुध के अंदर वो क्षमताएं, वो चतुराई और वो कूटनीति भरी हुई है, जिसके कारण से वो ढाई चाल चल के भी व्यक्तियों को मात दे सकता है। इसके बाद कहा कोश। मूलतः कोश बृहस्पति के भीतर आता है। इसीलिए मैंने कहा कि ज्योतिष को समझने के लिए
बहुत एक एक शब्द की व्याख्या अपने आप में बहुत परिपूर्ण हो जाती है। जैसे कोश का, कोश मूलतः बृहस्पति के भीतर आता है, किंतु यहाँ कोश कौन सा है? वह कोश जिसमें लिखा हुआ है कि कितना व्यक्ति के पास संचित है और कितना उसने व्यय कर दिया, अर्थात आय का लेखा जोखा उसका कोश के बारे में बुध के अधिपत्य में आता है। इसी प्रकार से कहा गया गणित। गणित का अर्थ बड़ा सरल है, गणित एक विषय है, लेकिन गणित की व्यापकता बहुत अधिक है। गणित को यदि देखा जाए तो गुणा करने से किस प्रकार गुणा हो जाएगा, घटा करने से किस प्रकार से घट जाएगा, यही गणित के अंदर योग्यताएं सिखाई जाती हैं जो जीवन भर हमें सदैव ही लाभ देती हैं। अर्थात बुध के अंदर वो व्यापारिक कला कौशल है कि किस प्रकार से लाभ होगा और किस प्रकार से हानि। देखिए, शब्द के अंदर ही उसके अर्थ निहित हैं, उसी को समझना चाहिए। इसके बाद कहा गया वाणी। वाणी का अधिपत्य बुध के पास है। यदि बुध दूसरे स्थान में, छठे स्थान में एवं 10वें स्थान में विराजित हों या द्वितीय के साथ संबंध बने तो व्यक्ति वाक चतुर होता है, अपनी बातें कहने के लिए बड़ा ही धनी होता है। इसी प्रकार से बुध जन्मांक के अंदर 12 भावों में से कहाँ विराजित है, व्यक्ति उस भाव के कारक तत्वों को अपने साथ में एकत्रित करके अपनी वाणी से उसी प्रकार का प्रयोग कर सकता है, लाभ ले सकता है। जैसे लगन में है तो स्वयं के बारे में व्याख्यान करना, दूसरे में है तो व्यक्तियों को क्रय विक्रय के बारे में ज्ञान देना, तीसरे स्थान में है तो जो एक प्रकार से प्रचार है उसके बारे में बताया गया। इसी प्रकार से बुध वाणी का कारक है। आगे हम जब उसमें चलते हैं तो उसमें कहा गया प्यादा सेना, अर्थात यहाँ इसको क्या कहा गया कि ये वह सेवक है जिसको आदेश दे दिया तो तुरंत ही उसे मान लेता है, उसके बाद उसमें अपना दिमाग लगाए कि ये गलत है या ये सही है, इसके बारे में प्यादा कहा गया। लेखन का कार्य, ऐसा व्यक्ति लिख भी सकता है, लेकिन मूलतः यहाँ पे आंकड़े लिखने के कार्यों के बारे में बुध के अधिपत्य में आता है। नया वस्त्र, नया वस्त्र मूलतः चंद्रमा के अधिपत्य में आता है, किंतु शास्त्र की गरिमा को ध्यान रखते हुए हमें समझना चाहिए, अर्थात ऐसा वस्त्र जिस पे एक प्रकार से एक ग्रंथ के भीतर लिखा हुआ है कि कलफ लगा हुआ कपड़ा बुध के अधिपत्य में आता है। तो यहाँ पे आया कि यदि बुध ने जो वस्त्र बनाया उस पे जरा सा कलफ लगाया और वो एकदम नवीनतम दिखने लग गया, इसलिए नया वस्त्र भी बुध के अधिपत्य में आएगा। इसके बाद का हरा, अर्थात जो हरे रंग का रंग है, हरे रंग का जो प्रतीक है वह बुध के अधिपत्य में आएगा। शिल्प, आर्ट, सभी प्रकार की शिल्प कलाएं, व्यक्ति का गुण जिसके द्वारा कोई नक्काशी की जाए, किसी चीज़ को बड़ा सुंदर बना के प्रस्तुत किया जाए, वह भी बुध का ही एक गुण कहा गया है। इसके उपरांत आया ज्योतिष। आप सब लोग ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष को निरंतर कंठस्थ करते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो यदि बुध बली है तो व्यक्ति की ज्योतिषीय व्याख्या अच्छी हो सकती है। मूलतः दूसरे स्थान में, 5वें स्थान में, 11वें स्थान में, 10वें स्थान में जन्म पत्रिका के यदि बुध विराजित है तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से ज्योतिष का लाभ मिल सकता है और ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा सभी ग्रहों के भीतर आ सकते हैं, किंतु बुध की तीर्थ यात्रा कौन सी है? भगवान विष्णु के दर्शन करना बुध की तीर्थ यात्रा है, यदि बुध जन्म पत्रिका के अंदर पुरुष राशियों में विद्यमान हो। किंतु यदि बुध जन्म पत्रिका के भीतर स्त्री राशियों में विद्यमान है तो दुर्गा देवी के दर्शन करने से लाभ प्राप्त होता है। शुभ व्याख्यान, जिनका बुध बली हो, 11वें स्थान में हो, दूसरे स्थान में हो, 5वें स्थान में हो, ऐसे व्यक्ति की व्याख्या बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सुंदर मनोहक हो सकती है और व्यक्ति दूसरा उससे प्रभावित भी हो जाए, ऐसा भी शास्त्र इसके भीतर कह रहा है। देव मंदिर, जैसा पहले ही बताया, 2 प्रकार के हमने इसमें अलग अलग व्याख्या करी, पुरुष देवता और स्त्री देवता। तो जब बुध स्त्री राशियों में विद्यमान है तो देवी की उपासना, एवं जब बुध पुरुष राशियों में विद्यमान है तो भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए कहा गया है। वाणिज्य, अर्थात ऐसा कोई कार्य जहाँ निरंतर क्रय विक्रय, लाभ हानि, सेल परचेज आदि इत्यादि से संबंधित कार्य होता है, वह बुध के अधिपत्य में आता है। सुंदर भूषण, ऐसा आभूषण जो दिखने में सुंदर दिखता है। मूलतः बुध का रत्न पन्ना कहा गया है, किंतु इसके रत्न और भी कई देखे गए हैं। केवल पन्ने के ऊपर, इसके ऊपर जब हम ज्योतिष के साथ साथ रत्नों के भी बारे में आप लोगों के साथ ज्ञान साझा करेंगे तब बताएंगे किस प्रकार से रत्न काम करते हैं। मूलतः यहाँ बुध का रत्न पन्ना कहा गया है। हरे रंग का रत्न है,
इसीलिए रत्न कहा गया, आभूषण कहा गया। मृदु वचन, बुद्ध के वचन बड़े मृदु हो सकते हैं क्योंकि ये समय की परिस्थितियों को देख के अपने वचनों के भीतर बदलाव उत्पन्न करता है। वेदांत, ऐसा व्यक्ति वेदों के ज्ञान को रखने वाला होता है। नाना, देखिए अब यहाँ एक ज्योतिष शास्त्र के भीतर कई जगह ये देखने को मिलते हैं कि यदि दादा का कारक राहु है तो नाना का कारक केतु क्यों नहीं है। किंतु मूलतः जो पांडुलिपि ग्रंथ है या जो मूल ज्योतिष के ग्रंथ है उसमें बुद्ध को नाना का कारक कहा गया है। अर्थात जो मातुल परिवार से संबंध बनाने वाले लोग हैं, माँ के भाई बहन, मौसी आदि एवं नाना, इन सभी के ऊपर बुद्ध अपना आधिपत्य डालता है। बुरा स्वप्न, बुद्ध के बारे में ये भी कहा गया है कि ये बुरा स्वप्न भी के कारक तत्वों में आता है। यदि व्यक्ति को बार बार निरंतर बुरे सपने आते हैं, व्यक्ति को इस प्रकार की अटपटी चीज़ें दिखाई देती हैं स्वप्न में, तो ये देखना चाहिए कहीं कोई बुद्ध के अंदर पीड़ा तो नहीं छुपी हुई, कहीं बुद्ध पीड़ित तो नहीं है, या प्रश्न पत्रिका के भीतर बुद्ध बली कितना है, इससे भी पता लगेगा कि स्वप्न किस प्रकार से है। साथ में कहा इसे नपुंसक। नपुंसक को जरा परिभाषित कर लें, ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय लेने से पहले दूसरे के निर्णयों के ऊपर जल्दी से आश्रित हो जाता है, इसी के लिए से नपुंसकता का। यहाँ मूलतः कोई नपुंसकता से मतलब पौरुष तत्व से नहीं है, अपितु ये समझना चाहिए इनके अपने निर्णय से ज़्यादा दूसरों के निर्णय इनके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बुध सूर्य के सानिध्य में रहता है और कई बार ये देखा गया है कि कई समय तक बुध अस्त ही रहता है। इसी कारण से इसे नपुंसक ग्रह कहा गया। अर्थात इसकी अपनी क्षमताएं, जब तक ये बुध सूर्य से थोड़ा दूर नहीं होगा और वक्रत्व गति में नहीं होगा, जब तक इसके अंदर जो इसकी अपनी संभावनाएं हैं वो खुल के सामने नहीं आ पाती। उत्तराभिमुख, बुध का कारक तत्व उत्तर दिशा के ऊपर शासन करना भी है, इसीलिए उत्तराभिमुख भी कहा गया। त्वचा, जो ये त्वचा है, यदि बुध जन्म पत्रिका के अंदर सुशोभित है, शुभ स्थानों में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति की त्वचा अपने आप में बहुत ही सुंदर, मनोहक एवं आकर्षण और दर्शनीय हो सकती है। गीलापन, गीलापन जैसे मैंने बताया था बुध के कारक तत्व में आता है कलफ लगा हुआ कपड़ा, अर्थात ऐसा कपड़ा जिस पे मांड लगाया जा सके, स्टार्च लगाया जा सके, तो इसी कारण से इसे गीलेपन का भी बारे में कहा गया। कांसे की धातु, जब रत्न के बारे में आप लोगों के साथ साझा करेंगे या जो लोग हमसे परामर्श करते हैं वो कई बार बताते भी हैं कि हमें ये समझ नहीं आया कि आपने कांसे के बारे में क्यों कहा, क्योंकि बुध का आधिपत्य कांसे की वस्तु और धातु पे होता है। यदि बुध को बलि करना हो, व्यापार, बोलने की कला आदि इत्यादि से लाभ लेना हो, तो किसी न किसी प्रकार का कांसे का धातु का जीवन में सहयोग मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे कहा इसके अंदर ऋतु, ये प्रश्न का विषय है। हर ग्रह के भीतर एक अवधि छिपी हुई है, जैसे मंगल दिन का स्वामी है, चंद्रमा क्षण का स्वामी है, बृहस्पति महीने का स्वामी है, शुक्र पक्ष का स्वामी है, सूर्य 6 मास का स्वामी है, इसी प्रकार से बुध ऋतु का स्वामी है। ऋतु मूलतः 2-2 महीने के ऊपर अधिपत्य करती है, अर्थात बुध 2-2 महीने के ऊपर वास करता है। सुंदर भवन, ऐसा भवन मूलतः सुंदरता किस प्रकार की, जिसमें कि बेल, लताएं, पुष्प आदि हों, वह सब बुध के भीतर आता है। जाति का डॉक्टर, मूलतः यदि देखा जाए तो डॉक्टर 2 ग्रहों के अधिपत्य में आते हैं। पहला ग्रह है उसमें सूर्य और साथ ही साथ दूसरा ग्रह है उसी के भीतर बुध। अब क्षमा कीजिए, मंगल से चिकित्सक समाज बनता है और बुध से सूर्य से जो किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति बनती है, लेकिन शास्त्र में यहाँ पे इसको बुध से भी जोड़ के देखा गया है। आने वाली चर्चाओं में हम देखेंगे यदि बुध जन्म पत्रिका के भीतर बली है तो व्यक्ति किस प्रकार से चिकित्सक या चिकित्सा संबंधी योग्यताओं में जुड़ा रहता है। गला, गले का अर्थ यहाँ पे गला ही है, अर्थात गले के ऊपर बुध का वास होता है और नासिका के ऊपर मूलतः बृहस्पति का वास होता है। मंत्र से प्रभाव डालना, यहाँ मंत्र का क्या अर्थ है? मंत्र का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो
किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करके या जो वेदों के अंदर मंत्र लिखे उनके द्वारा इनका प्रयोग करें। अपितु ये भी समझना चाहिए मंत्र मंत्रणा से बना हुआ है, मंत्रणा से मंत्र बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाक कला से, चतुराई से, वाक पटुता से, परामर्श से किसी के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, वह सब मंत्र के भीतर आता है। शिशु, छोटा बच्चा भी बुध के आधिपत्य में आता है। यदि देखना हो बच्चे कितने लाभकारी रहेंगे, बच्चों संबंधी कोई कार्य मेरे को लाभ देगा या नहीं देगा, तो हम उसके भीतर बुध के कारक तत्वों के बारे में देख सकते हैं। तिरछी नज़र, बुध के बारे में कहा जा सकता है कि ये आपसे बात करते करते इनकी दृष्टि कहीं और भी हो सकती है, अर्थात ऐसी कला भी बुध के भीतर ही है। स्वर्ग अर्थात सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति स्वर्ग से। नम्रता, बुध के अंदर ये अपना में कला है कि समय आने पे वो तुरंत ही नरम और गर्म हो सकते हैं। भय, एक बड़ा विचित्र शब्द है भय। जो व्यक्ति बहुत ही अधिक डर के भीतर रहते हैं, ये देखना चाहिए कि जन्म पत्रिका के अंदर कहीं बुध पीड़ित तो है नहीं, क्यों बुध व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर वास करता है। और यदि कहीं क्षमा कीजिएगा, किसी भी प्रकार से यदि बुध पीड़ित है तो व्यक्ति को भय अकारण ही लग सकता है। मूलतः भय के लिए ज्योतिष में अन्य भी योग हैं, शनि और मंगल की युति भी भय उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से भय बुध के आधिपत्य में था। नाचना, हंसना और वाक्पटुता और हास्य कला, ये सभी बुध के आधिपत्य में आते हैं। जैसे पहले कहा था नाट्य लेखन, हास्य कला, चुटकुले आदि सब बुध के आधिपत्य में आते हैं। ये भी अपने आप में जीवन में जो रस बताए गए 9 प्रकार के रस, उसमें से ये भी एक रस है हास्य रस, वरना जीवन नीरसता से भरा रहेगा। इसीलिए यदि बुध बली है तो व्यक्ति को हास्य कला में, अभी देखिए बहुत सारे बेहतरीन, बहुत सारे परिष्कृत और प्रख्यात कलाकार हास्य रस बिखेरते हैं और उनके द्वारा जीवन के अंदर एक हास्य या वातावरण के अंदर एक सुंदर माहौल बनता है, वातावरण बनता है। इसीलिए बुध का आधिपत्य उन सभी लोगों के ऊपर आता है। प्रभात के समय बलि, अर्थात जब प्रभात हो रहा हो, सूर्योदय के कुछ समय बाद ही तब ये बलि होना शुरू हो जाता है। हेमंत ऋतु, जो ऋतुएं बताएंगे उसमें हेमंत ऋतु के ऊपर बुध का मूलतः वास करता है। चाकू पैना करने वाला यंत्र भी बुध के आधिपत्य में आता है, अर्थात यहाँ इसका केवल चाकू पैना करने वाले यंत्र से ना समझ के इसका दूसरा कारण भी समझना चाहिए। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास इस प्रकार का उपकरण या क्षमताएं हैं कि वे लगातार आपकी बुद्धि को परिष्कृत कर सकते हैं, पैनापन कर सकते हैं। इसके साथ का मन पे संयम, यदि बुध पीड़ित है तो मन पे संयम नहीं रहेगा, और बुध यदि परिष्कृत है, सुदृढ़ है, तो मन पे संयम बना रहेगा। नाभि, अर्थात नाभि में किसी भी प्रकार के नेवल के आसपास किसी भी प्रकार के रोग हों या दोष हों या समस्याएं हों तो बुध को ही बारे में देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बारे में कभी कभी आप ये सुनने को मिलेगा जो पूर्व काल के लोग हैं कि हमारी नाभि थोड़ा हिल गई है और उसके कारण से पाच्य क्रिया में थोड़ा दिक्कत है। तो कहीं देखिए जन्म पत्रिका के अंदर बुध पीड़ित तो नहीं है। इसके साथ कहा गया मिश्रित वस्तुएं, बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें कई प्रकार की वस्तुओं का सम्मिश्रण है। और कहा गया विष्णु का उपासक, ये विष्णु उपासक यहाँ भगवान के साथ तो जोड़ के देखना ही चाहिए, किंतु साथ ही ये भी देखना चाहिए भगवान विष्णु एक कार्य पद्धति के ऊपर आधिपत्य रखते हैं, क्रिएटिव, अर्थात बुध प्रधान व्यक्ति सदैव ही क्रिएटिव रहेगा। इसके साथ का पक्षी, निरंतर उड़द, बदलते हुए विचार एवं साथ ही साथ पक्षियों के ऊपर भी बुध का ही आधिपत्य है। बहन के ऊपर विशेषकर बुध के बारे में ज्योतिष शास्त्र बल देता है, अर्थात यदि हमें अपनी बहन के बारे में देखना हो या फिर बुआ के बारे में भी देखना हो, क्यों वो पिताजी की बहन है, और हमारी स्वयं की बहन के बारे में देखना हो तो बुध के बारे में जरूर देखना चाहिए। भाषा का चमत्कार, भाषाएं सभी लोगों को ऐसा आवश्यक नहीं कि सारी आती हों, लेकिन जितनी भी आती हों उसके द्वारा यदि व्यक्ति चमत्कार दिखा दे तो वह सब बुध के आधिपत्य में था। अथर्ववेद का स्वामी, अर्थात जो अथर्ववेद है, अर्थवेद है, उसके ऊपर बुध का आधिपत्य है, जिसमें जीवन के बारे में व्यक्ति के आर्थिक उन्नति के सूत्र छुपे हुए हैं। कर्मकांड, अर्थात कोई भी कार्य योजना के तरीके से करना, सारा का सारा
बुद्ध के आधिपत्य में था। और साथ ही साथ कर्मकांड को वैसे भी देख लेना चाहिए, शास्त्रीय परिभाषा में इसको पूजा पद्धति के कर्मकांड से भी देखा गया है। नगर का द्वार अर्थात ये नगर के द्वार तक तो आपको भेज देगा, अंदर आना और उसके अंदर आश्रय पाना सूर्य और चंद्रमा के आधिपत्य में था, जैसे पूर्व की खंड में हमने आप लोगों के साथ साझा किया था। सम अर्थात इवन, इवन का अर्थ हो गया 2, 4, जो सम चीज़ें हैं वो सब बुद्ध के आधिपत्य में आते हैं। ग्रामवासी, ऐसा व्यक्ति कोई जंगल का वासी नहीं कहा गया, ग्राम का वासी कहा गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति ग्राम का वासी हो सकता है। ये तो इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा ज्ञान रखने वाला होगा, तभी वो ग्राम का वासी हो सकता है। इसके मिश्रित तत्व कहे गए, वात पित्त कफ तीनों इसी के आधिपत्य में आते हैं, लेकिन तो फिर भी इसमें अगर देखा जाए तो वात की इसमें तत्व की अधिकता बढ़ जाती है, किंतु ये तीनों तत्वों के ऊपर सम्मिश्रण ही रख के चलता है। पुराण शास्त्र में निपुण ऐसा व्यक्ति पुराण जो हमारे पूर्व काल में लिखे गए ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारियाँ बहुत अच्छा रखता है। बहुत सारे धार्मिक व्याख्यान प्रवचन करने वाले व्यक्तियों के बारे में देखना चाहिए कि कहीं जन्म पत्रिका के भीतर बुद्ध उनका कितना बली है, तो उससे ये पता लगेगा कि ऐसा व्यक्ति पुराण के बारे में, अर्थात जो सारा संसार टिका हुआ है वो वेद पुराण के भीतर ही या किसी भी ग्रंथों के ऊपर टिका है। सभी समाज का सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहिए, हर समाज को संभाल के रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ ग्रंथों की रचनाएं की गई, कुछ मानक तय किए गए और उन ग्रंथों के आधार पर ही जीवन यापन के पद्धतियाँ बताई गई। तो ये बुद्ध मूलतः पुराणों के